Hi everybody, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I want to talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice with them. If you practice with them, you will improve your spoken English. Okay, so now let's begin. सो गाइस पहला टॉपिक है फेंड फोर। फेंड फोर का मतलब होता है खुद सारा जुगाड़ करना खुद के लिए। ओके, उस जगह पे आप फेंड फोर को यूज करेंगे। फेंड फोर मीन्स टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ और मैनेज वंस ओन नीड्स ऑफन विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। उस जगह पे आप फेंड फोर को यूज करेंगे। जैसे उसे खुद का खर्चा चलाने के लिए खुद सारा जुगाड़ करना पड़ा। ही हैड टू फेंड फॉर हिमसेल्फ टू मैनेज हिज एक्सपेंसेस। जब वह अकेला था तो उसे अपनी जिंदगी के लिए खुद ही सारा जुगाड़ करना पड़ा। When he was alone, he had to fend for his life on his own. सो गाइस अगला टॉपिक है नीप इन द बड। नीप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही कुचल देना, मतलब कि पनपने ना देना कोई चीज को। उस जगह पे आप नीप इन द बड को यूज करेंगे। नीप इन द बड मीन्स टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज बिफोर इट कैन डेवलप और बिकम अ प्रॉब्लम। उस जगह पे नीप इन द बड को यूज करेंगे। जैसे वह किसी भी गलत विचार को शुरुआत में ही कुचल देता है। ही नीव्स एनी रॉन्ग आइडिया इन द बड। अगर हम अब इसे रोक देते हैं, अभी इसे हम रोक देते हैं तो यह समस्या शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी। इफ यू स्टॉप इट नाउ द प्रॉब्लम विल बी निप्ड इन द बड। नेक्स्ट वन इज वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है नकारात्मक इमोशन को दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। वेंट ऑन मीन्स टू एक्सप्रेस और रिलीज नेगेटिव इमोशंस सच एज एंगर और फ्रस्ट्रेशन, अगर एंगर है या फिर कोई फ्रस्ट्रेशन है, ऑफन बाय डायरेक्टिंग देम टुवर्ड समवन और समथिंग। हम किधर डायरेक्ट करते हैं? तो किसी की चीज की तरफ या फिर किसी की ओर की तरफ डायरेक्ट करके हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि उसने अपनी परेशानियों का गुस्सा अपने दोस्त पर निकाला। शी वेंटेड हर फ्रस्ट्रेशन ऑन हर फ्रेंड। वह हमेशा अपनी नाखुशी को अपने परिवार पर निकालता है। ही ऑलवेज वेंस हिज हैप्पीनेस ऑन हिज फैमिली। सो गाइस नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है एक एक चीज जुटाकर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फिर से स्टार्ट करते हैं किसी चीज को करने के लिए, उस जगह पे आप फ्रॉम स्क्रैच को यूज कर सकते हैं। ओके, इट मींस टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग विदाउट यूजिंग एनीथिंग दैट वाज प्रिपेयर्ड अर्लियर। जैसे उसने अपना व्यवसाय एक एक चीज जुटाकर शुरू किया, फिर से शुरू किया। ओके, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच बिल्डिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। हमें यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक एक चीज जुटाकर बनाना होगा। वी विल हैव टू या फिर वी हैव टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, यानी अभी भी काम होना बाकी है, होना शुरू होगा और आगे चलता रहेगा, चाहे आप विल हैव टू या फिर हैव टू, बोथ आर सेम गाइस। नेक्स्ट वन इज डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बिना काम चलाना। डू विदाउट मीन्स टू मैनेज और सर्वाइव विदाउट समथिंग, यूजली समथिंग दैट इज डिजायर्ड और नेसेसरी। उस जगह पे डू विदाउट को भी यूज करिए। ओके, इसके अलावा मेक डू विदाउट ये भी यूज करते हैं, मेक डू विदाउट, बट यहाँ पे हम डू विदाउट को यूज करेंगे किसी चीज के बिना काम चलाना। जैसे मुझे बिना कंप्यूटर के काम चलाना पड़ा क्योंकि वह खराब हो गया था। आई हैड टू डू विदाउट अ कंप्यूटर बिकॉज इट ब्रोक डाउन। हमें इस महीने बिना टीवी के काम चलाना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू विदाउट अ टीवी दिस मंथ। गाइस स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा टेंशन मत लो और बोलने की शुरुआत करो। नहीं बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, ज्यादा ग्रामर्स भी जानने की जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन हार्मनी विद। इन हार्मनी विद का मतलब होता है तालमेल, तालमेल होना किसी चीज में। ओके, उस जगह पे आप इन हार्मनी विद को यूज करेंगे। इन हार्मनी विद मीन्स बीइंग इन अग्रीमेंट और वर्किंग वेल टुगेदर विद समथिंग और समवन। ओके, उसका विचार मेरे विचारों के साथ पूरी तरह से तालमेल में था। हिज आइडिया वॉज इन हार्मनी विद माई थॉट्स। यह नया डिजाइन पुराने घर के साथ बहुत अच्छे तालमेल में है। This new design is in harmony with the old house. Next one is cope out of. Cope out of का मतलब होता है डर से पीछे हो जाना। Okay? Cope out of means to avoid or back out of something, especially because of fear, difficulty or unwillingness. उस जगह पे आप cope out of को यूज करिए। जैसे उसने कठिन सवालों से डर कर परीक्षा छोड़ दी। He coped out of the exam because of the difficult questions.
वह हमेशा जिम्मेदारियों से डरकर पीछे हो जाता है। ही ऑलवेज कॉप्स आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफ फियर। नेक्स्ट वन इज एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है उकसाना। एग ऑन मीन्स टू encourage और provoke someone to take an action, often something risky और inappropriate. ओके, एग ऑन, उकसाना। जैसे दोस्तों ने उसे लड़ाई करने के लिए उकसाया। द फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू स्टार्ट द फाइट। वह उसे किसी की बुराई करने के लिए उकसा रहा था। ही वॉज एगिंग हर ऑन टू टॉक बैडली अबाउट समवन। नेक्स्ट वन इज कोप विद। कोप विद का मतलब होता है डटकर सामना करना। ओके, कोप विद मीन्स टू डील विद और मैनेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चैलेंज। उसे अपनी बीमारी का डटकर सामना करना पड़ा। ही हैड टू कोप विद हिज इलनेस ब्रेवली। वह ऑफिस के काम और घर के जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में डटकर सामना कर रहा है। ही इज कॉपिंग विद बैलेंसिंग ऑफिस वर्क एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज जियर एट। जियर एट का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। जियर एट मीन्स टू मोक और मेक फन ऑफ समवन, ऑफन इन अ डिसरिस्पेक्टफुल और इंसल्टिंग मैनर। बच्चों ने उसे उसके कपड़ों के लिए मजाक उड़ाया। द किड्स jeered at him for his clothes। वह बार बार दूसरों का मजाक उड़ाता है जो ठीक नहीं है। He keeps jeering at others which is not right। नेक्स्ट वन इज सो, उसके बाद एक एडजेक्टिव दैट। ओके, मतलब कि क्या रिलेशन है। देखिए, सो दैट इट इज यूज टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेयर सो एम्फेसाइजेस द एडजेक्टिव। यानी सो एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है एंड दैट है जो रिजल्ट पार्ट को इंट्रोड्यूस करता है। ओके, जैसे वह इतना तेज दौड़ता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। ही रन सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम। यह कमरा इतना ठंडा है कि हम अंदर नहीं बैठ सकते। दिस रूम इज सो कोल्ड दैट वी कांट सिट इनसाइड। नेक्स्ट वन इज सच, नॉन या फिर नॉन फ्रेज। उसके बाद दैट, दैट के बाद जो भी रिजल्ट पार्ट होगा उसे आप रखते हैं। अभी आपने देखा सो के बाद कोई एक एडजेक्टिव रखते हैं, लेकिन अगर आपको नॉन या फिर नॉन फ्रेज रखना पड़ जाए तो उससे पहले आप सच लगाएंगे। ओके, जैसे वह इतना दिलचस्प खेल है कि हर कोई इसे खेलना चाहता है। इट इज सच एन इंटरेस्टिंग गेम दैट एवरीवन वांट्स टू प्ले इट। वह इतना बुद्धिमान लड़की है कि उसने परीक्षा में टॉप की। शी इज सच ए स्मार्ट गर्ल दैट शी टॉप्ड द एग्जाम। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना केवल ये बल्कि ये भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो इट इज यूज टू शो दैट टू क्वालिटीज और एक्शंस आर बोथ ट्रू एंड एम्फेसाइज दैट द सेकेंड वन इज मोर सरप्राइजिंग और इंपॉर्टेंट। दो चीज है, दोनों ट्रू है, लेकिन जो सेकेंड वन है, दूसरा वाला है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस जगह पे हम ये कहते हैं, मतलब कि इन एडिशन टू, ये तो है, इसके अलावा ये भी है। जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सरप्राइजिंग है। जैसे वह ना केवल एक अच्छा गायक है बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी है। ये तो है ही है, लेकिन जो सेकंड है इंपॉर्टेंट है, सरप्राइजिंग है। पता नहीं है कि हाँ भाई म्यूजिशियन भी था, लेकिन हाँ हाँ म्यूजिशियन भी है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन। कई बार क्या होता है कि नॉट ओनली पहले आप लगाएंगे, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग आप शुरुआत करते हैं। ये भी चलता, ये भी चलता, दोनों सही है। ठीक है। उन्होंने ना केवल अपना होमवर्क की बल्कि अपने दोस्तों को भी मदद करी। शी नॉट ओनली डिड हर होमवर्क बट ऑल्सो हेल्प हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड बाद में, लेटर और आफ्टर दैट। ओके, हम बाजार गए और फिर बाद में हम सिनेमा देखने गए। वी वेंट टू द मार्केट एंड आफ्टरवर्ड वी वेंट टू वॉच अ मूवी। उन्होंने खाना खाया और बाद में वे टहलने चले गए। दे एट देयर मील एंड आफ्टरवर्ड दे वेंट फॉर वॉक। नेक्स्ट वन इज नीदर नॉर। ना ये ना वो। नीदर नॉर is used to connect two negative options indicating that neither of the options is true or possible। मतलब दोनों में से कोई भी सही नहीं है और ना ही संभव है। इस जगह पे हम neither nor को यूज करते हैं। वह ना तो फिल्म देखना चाहता है और ना ही बाहर जाना चाहता। He wants to neither watch a movie nor go out। हमने ना तो पार्टी में खाना खाया और ना ही डांस किया। We neither ate at the party nor danced। नेक्स्ट वन इज आइदर और। या तो ये या फिर वो। आइदर और is used to present two alternatives where only one of the options is possible or true।
मतलब दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है या फिर सच हो सकता है। जैसे तुम आइदर तुम या तो दूध लो या पानी लो। यू कैन आइदर हैव अ मिल्क और वाटर। यहाँ पे आइदर मतलब या तो, हिंदी में या तो आप कह सकते हैं, या तो मिल्क लो, दूध लो या फिर पानी। यू कैन आइदर हैव मिल्क और वाटर। हम या तो सुबह जाएंगे या शाम को। वी विल आइदर गो इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन इज एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि या फिर मानो कि। हम अक्सर हिंदी में कहते हैं जैसे कि तुम तो सब कुछ जानते हो, जैसे कि तुमने देख लिया था। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि चीजें अनरियल है और इमेजिनरी है, तो उस जगह पे आप कहते हैं एजिव को यूज करके। और सेकंड पार्ट जो एजिव के बाद दिखाना चाहेंगे उसमें आपको पास्ट में यूज करना पड़ता है। आप हिंदी में भले ही आपको लगेगा कि हिंदी में तो प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, लेकिन पास्ट में ही आपको रखना पड़ेगा, तभी तो ये अनरियल होता है। जैसे सिचुएशन देखिए, वह ऐसे बात कर रहा था जैसे वह सब कुछ जानता हो। मतलब बिहेव ऐसे कर रहा था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है, आप जहां तक इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल झूठ है। तो उस जगह पे आप यहाँ पे पास्ट में ही लगाएंगे। अगर कई बार आपको लगे कि नहीं बिल्कुल एकदम फैक्ट है, फैक्चुअल है, तो उस जगह पे आप एज इट इज ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट वुड बी ओके एज वेल। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे वह सब कुछ जानता हो। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वह इतनी जल्दी दौड़ रहा था जैसे उसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो। ही वॉज रनिंग सो फास्ट एज इफ समवन वॉज चेसिंग हिम। नेक्स्ट वन इज एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। जब हम कंडीशन की बात करते हैं उस जगह पे एज लॉन्ग एज को यूज कर सकते हैं। तुम जब तक बाहर खेल सकते हो, जब तक सूरज न डूबे। यू कैन प्ले आउटसाइड एज लॉन्ग एज द सन डजंट सेट। मुझे मदद मिलती रहेगी जब तक मैं सही रास्ता नहीं खोज लेता। आई विल कीप गेटिंग हेल्प एज लॉन्ग एज आई डोंट फाइंड द राइट पाथ। नेक्स्ट वन इज एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन, कुछ होगी, इमीडिएटली आफ्टर अनदर इवेंट और एक्शन, दूसरी एक्शन या फिर इवेंट के तुरंत बाद। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने उसे फोन किया। एज सुन एज आई गॉट द न्यूज आई कॉल्ड हिम। वह स्कूल के बाद घर लौटते ही सो गया। ही वेंट टू स्लीप एज सुन एज ही गॉट होम आफ्टर स्कूल। अदरवाइज नहीं तो, इफ नॉट या फिर और एल्स यूज कर सकते हैं। जल्दी करो नहीं तो हम फिल्म से चूक जाएंगे। हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द मूवी। उसे सावधान रहना चाहिए नहीं तो वह गिर जाएगा। ही शुड बी केयरफुल अदरवाइज ही विल फेल। नेक्स्ट वन इज अनटिल। अनटिल मतलब जब तक नहीं। अनटिल के अंदर ही नेगेटिव मीनिंग है, तो आपको अलग से नेगेटिव नहीं लगाना है अनटिल के पार्ट में, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। मतलब जो अनटिल के पार्ट में जो आप बोलते हैं उसके अंदर में, उसमें आपको नेगेटिव नहीं दिखाना होता, ओके। जैसे मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। आई विल वेट, तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते हो। अनटिल यू कम बैक। हमें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती। वी विल हैव टू स्टे हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।